हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टीम विद वर्ड्स की ओर से। मैं सर्वज्ञ अग्रवाल अब एक नया सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और आप चाहे अपने सेमेस्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हो, या फिर चाहे आप जुडिशरी के एस्पायरेंट हो, या आपको लॉ की किसी फील्ड में भी आना है, आप चाहे क्लैट की तैयारी कर रहे हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्या, कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आप सभी को, फिर बताया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। फिर हम जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए मेन एसेंशियल्स क्या हैं। किसी भी चीज के एक एसेंशियल होते हैं कि हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कह सकें, है ना। अब अगर मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लेके चलूं, एक डेली लाइफ का, मैं रोज सुबह डेयरी जाता हूं दूध लेने, करेक्ट। मेरा एक उनसे हिसाब बंधा हुआ है, ठीक है, कि वो मुझे 60 रुपए kg में दूध देंगे और मैं हर मंथ के एंड पे टोटल करके उन्हें पेमेंट कर दूंगा। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट। हम रोज सुबह, स्पेशली हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो हम न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, पढ़ना भी चाहिए। तो न्यूज़पेपर रोज आता है मेरे घर पे, ठीक है। मंथ के एंड में मैं उन्हें पैसे देता हूं, है ना। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट है कि आप मुझे टाइमली डिलीवर करेंगे, डेली सुबह इतने बजे आप मुझे डिलीवर करेंगे एक न्यूज़पेपर, उसके बदले में मंथ एंड में मैं आपको पैसे दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप अपने डेली लाइफ में मतलब एक दिन भी कोई उठा लें और एनालाइज कर लें, आप दसियों कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। इतने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं छोटी से छोटी चीज में। एक पेन खरीदना है, दुकानदार को पेन के लिए प्राइस दिया, उसने आपको पेन दिया। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम जब इसके एसेंशियल्स पढ़ेंगे और आप खुद एनालाइज करेंगे कि हाँ अच्छा, ये मैं करता हूं डेली, ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैं करता हूं, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमारे जो डेली काम कर रहे हैं हम, उनमें ही हम इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म करते हैं। तो हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लेकिन उसे लीगल टर्म्स में हम कैसे डिफाइन करें, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटेंडेड to ensure that what a man has led to expect shall come to pass and what has been promised to him shall be performed। जैसे कि मैंने अभी एक पेन का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी दुकानदार से, कि वो मुझे पेन देगा, और मैंने क्या प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। इसका ही अगर उल्टा लेके चले, उसके हिसाब से उसकी तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन है दुकानदार की तरफ से, कि मैं उन्हें पैसे दूंगा, है ना। और क्या प्रॉमिस किया है उन्होंने, कि वो मुझे पेन देंगे, करेक्ट। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां एक बंदा एक्सपेक्ट करता है कुछ, और दूसरा बंदा अपने प्रॉमिस जो उसने किया है उसे फुलफिल करता है, उसे परफॉर्म करता है, तो ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। Then again, the law of contract does not lay down a number of rights and duties which the law will enforce. It consists of rather a number of limiting principles subject to which the parties may create rights and duties for themselves which the law will uphold। वो ये नहीं बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कि आपकी राइट्स क्या होंगे और आपकी ड्यूटीज क्या होंगे, नहीं। वो कुछ प्रिंसिपल्स बताता है कि जिसके अंदर रह के आप खुद की राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर्म कर सकते हैं, जो लॉ अपहोल्ड करेगा। आप समझे मेरी बात को? वो ये नहीं बताता है कि आपकी, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो आपकी राइट ही होगी और आपकी ड्यूटी होगी। कोई पहले से लिखा लिखाया सब कुछ नहीं है। वो कुछ लिमिटिंग प्रिंसिपल्स बनाता है कि जिसके अंदर रह के आपको खुद की राइट्स, खुद की ड्यूटीज को लिखना होगा, फॉर्म करना होगा, और वो राइट्स एंड ड्यूटीज जो लॉ अपहेल्ड करेगा, वो बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या अकॉर्डिंग टू लीगल टर्मिनोलॉजी। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज की हमने बात की थी। सेक्शन 2H ऑफ द इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेंशंस एन अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। एन अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें सबसे पहला शब्द क्या है? एन अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट क्या होता है? सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि एक अग्रीमेंट क्या है। जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि एक अग्रीमेंट क्या होता है, हम तब तक यह नहीं बता सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो एज पर सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, every promise and every set of reciprocal promises
फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट, इज एन अग्रीमेंट। तो क्या होता है, अगर हम इन्हें नॉर्मल बात करें, पहले एक प्रॉमिस होगा, ठीक है। जब उस प्रॉमिस पे कुछ कंसिडरेशन लगेगा, अब हम पढ़ेंगे आगे कि प्रॉमिस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, लेकिन अगर एक सिंपल चार्ट है आप बना भी सकते हैं, अ प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एन अग्रीमेंट, एंड व्हेन एन अग्रीमेंट इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, माने एन अग्रीमेंट प्लस द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, इट इज इक्वल टू ए कॉन्ट्रैक्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे अब हम और डेफिनेशंस पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको मुंह जबानी रटी होनी चाहिए अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से पढ़ना है तो। सबसे पहले प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, सेक्शन 2C बताता है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर, promiser or the proposer, and the person accepting the proposal is called the promisee। अगर मैं एक प्रपोजल दे रहा हूं सामने वाले को कि मैं आपके लिए ये करना चाहता हूं, है ना, मैं प्रोमिसर हूं, क्योंकि मैं उनसे कह रहा हूं कि मैं करूंगा ये, तो मैं उन्हें प्रॉमिस दे रहा हूं ना, मैं एक उन्हें ऑफर दे रहा हूं। और अगर सामने वाला बंदा वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कौन होता है, वो प्रोमिसी हो जाता है। आई एम द प्रोमिसर, ही इज द प्रोमिसी। मुझे मैं अगर कहूं पर्सन ए को कि ए मुझे तुम्हें गाड़ी बेचनी है ना, फॉर दिस एंड दिस अमाउंट, और ये सब मैं उसे सारी डिटेल्स मेंशन करूं, तो क्या हुआ, मैं प्रोमिसर हूं क्योंकि मैंने ऑफर दिया उसे अपनी गाड़ी बेचने का, ठीक है। अगर वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है कि हाँ सर्वज्ञ मुझे गाड़ी खरीदने के लिए मैं रेडी हूं तुमसे, देन हु इज ही इज प्रोमिसी, ही इज प्रोमिसी। आई एम द प्रोमिसर, ही इज द प्रोमिसी। Okay, now let's talk about reciprocal promises. Again, simple Bayer Act की reading, section 2F. Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. मैं कुछ करूंगा तुम भी उसके बदले कुछ करोगे, reciprocal promises. As simple as that. ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, इतना घूमने की वो नहीं होगी। आगे अब जो 3 टर्म्स आ रहे हैं, ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्या है ये। सबसे पहले हमें पता है कि अग्रीमेंट क्या होता है, राइट, क्यों हमने पढ़ा। अब उसके बाद हम पहले पढ़ते हैं वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है। अग्रीमेंट हमें पता है क्या होता है, ठीक है, वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है। एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड अग्रीमेंट। एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड अग्रीमेंट। दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वॉइड अब इनिशियो, क्योंकि यहां अग्रीमेंट बोला है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला है। अग्रीमेंट माने उसमें लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी कभी भी नहीं थी, इस मारे ही वो वॉइड अग्रीमेंट रहा। वहीं अगर मैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहां एक समय पे कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज थी, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण ये चीज आगे नहीं बढ़ सकती और अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है। तो मेन अंतर क्या है, वहां मैं कह रहा हूं वॉइड अग्रीमेंट, यहां मैं कह रहा हूं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इनका मेन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जो है वो आप याद कर लीजिए। वॉइड अग्रीमेंट में कोई राइट्स एंड लाइबिलिटीज कभी अराइज होती ही नहीं थी, कभी भी अराइज नहीं होती थी। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में एक समय तक होती थी, लेकिन जब वो वॉइड बना दिया गया है, वॉइड हो गया है, उसके बाद कोई राइट्स एंड लाइबिलिटीज अराइज नहीं करेंगी। वहीं तीसरा टर्म वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर एक पार्टी चाहे तो उसे तोड़वा सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकती है एक बेसिक चीज पे कि यार ये तो था ही नहीं, या तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए, तो ये वॉइडेबल है। अगर वो उसे कंटिन्यू रखना चाहे, लेट इट बी, अगर नहीं करना चाहे वो उसे वॉइडेबल ठहरा सकती है। तो अब बात होगी कि इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहती है। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में है, राइट्स एंड ड्यूटीज आएंगी। द पॉइंट एट विच द कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी वॉइडेबल, माने जब भी वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद कोई राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं है, उसके पहले सब थी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक चलता रहता है तो वैलिड है, जैसे अगर मैंने उसे तोड़वाना चाहा तो वो वॉइड हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा जैसे मैंने उसे तोड़वाना चाहा, उसके बाद मेरी कोई राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज होंगी ही नहीं। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, बहुत बेसिक चीज है, अगेन याद होनी चाहिए। पहली वीडियो है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स हैं। आपको कुछ भी समझना है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा, एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बेसिक एसेंशियल्स होते क्या है। प्रपोजल और ऑफर,
जब तक मैं कहूंगा नहीं कि मुझे गाड़ी बेचनी है, तब तक सामने वाला खरीदेगा कैसे? करेक्ट। अगर यहां से ऑफर जाएगा ही नहीं तो उधर से एक्सेप्टेंस आएगा कैसे? द सेकेंड थिंग बीइंग कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। अब मैं दिमाग में सोच रहा हूं कि हाँ मुझे गाड़ी बेचनी है, ठीक है, मैंने सामने वाले को बताया नहीं, तो सामने वाला खरीदने के लिए हाँ कैसे करेगा? हाँ या ना कुछ भी, मतलब वो सामने वाला तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। अगर मैंने सिर्फ दिमाग में सोच रखा है, कोई फायदा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। एक प्रपोजल या फिर ऑफर सेम चीज है, होना चाहिए, और वो कम्युनिकेट होना चाहिए सामने वाली पार्टी की तरफ, उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस आना चाहिए, उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूं सर्वज्ञ तुम्हारी गाड़ी। तो क्या होगा? प्रॉमिस होगा। तो क्या होगा? प्रॉमिस होगा। अभी जो हमने चार्ट बनाया था, अब हम इसे वापस पढ़ते हैं। प्रपोजल और ऑफर, सबसे पहला टर्म क्या था? प्रपोजल या ऑफर है जब उसमें कोई एक्सेप्टेंस आ जाता है, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, माने प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। करेक्ट। फिर जब प्रॉमिस में मैंने कंसिडरेशन जोड़ दिया, प्रॉमिस में मैंने जब कंसिडरेशन जोड़ दिया, अभी आपको लग रहा होगा कि कंसिडरेशन क्या होता है, अभी अगली 1 से 2 स्लाइड में मैं आपको कंसिडरेशन भी समझाऊंगा। अभी ये चार्ट बना लीजिए। आप प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू अग्रीमेंट, एंड अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। वेरी सिंपल। ये 3 प्लस इक्वल्स वाले वो आप याद कर लीजिए, 3 मैथ्स की इक्वेशन समझा दिए मैंने आपको, इससे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इजी होता जाएगा। ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। अगर यही नहीं होगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे? क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट को एक लीगल टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं। आज मैं अपने भाई से कहूं कि भैया तू मुझसे वादा कर कि आज हम दोनों मूवी देखने जाएंगे, उसने कह दिया हाँ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे। तो क्या वो एक लीगल रिलेशनशिप में आना चाहता था मेरे साथ? क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने चाहता था मेरे साथ कि नहीं, अगर वो मूवी देखने नहीं गया तो क्या रिपरकशंस होंगे उस पर? ऐसा कुछ नहीं है। इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जहां मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस होता क्या है और ये कितना बड़ा असर डालता है कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन में, है ना? तो अगली वीडियो भी जरूर देखिएगा। फिर हम आते हैं कंसिडरेशन पे। मैं अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगा कि कंसिडरेशन होता क्या है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेंट। कंसेंट, अगर मैं आपका कंसेंट फ्रॉड से ले रहा हूं तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? अब हम ये आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे कि या वो वॉइड अग्रीमेंट होगा, या वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर मैं आपका कंसेंट फ्रॉड से लेता हूं। वो जानने के लिए आगे वाली वीडियोस देखेंगे। लेकिन उससे पहले बेसिकली ये जान लीजिए कि जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए, है ना? आप किसी जोर जबरदस्ती में ना हो, है ना? ऐसा नहीं है कि आपके माथे पे बंदूक लगा रखी है मैंने कि क्या मुझे अपनी गाड़ी 10 रुपए में बेचेगा, तो आपको वहां हाँ बोलना ही पड़ेगा। तो लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है? शायद नहीं। अब हम वो आगे वीडियोस में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कि वॉइडेबल अग्रीमेंट होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सॉरी वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल अग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं कुछ और, अब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। प्रपोजल, जैसे कि मैंने बताया, सेक्शन 2A कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that person to such act or abstinence, he said to make a proposal। मैंने कहा कि मैं आपको गाड़ी बेचना चाहता हूं, मैं आपको गाड़ी बेचना चाहता हूं, तो क्या है? व्हेन वन पर्सन, यानी कि मैं, सिग्निफाइज टू अनदर, यानी कि आप, हिज विलिंगनेस, हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो क्या मैं यहां क्या कहना चाहता हूं? टू डू माने टू सेल माई कार with a view to obtaining the assent of that other person, with a view to obtaining your assent, कि आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे, to such act or abstinence, to act of selling the car, to act of purchasing the car, he said to make a proposal। in simple words, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको गाड़ी बेचना चाहता हूं, इस माइंडसेट के साथ कि आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें और मैं उसे बेचना चाहता हूं, आप उसे खरीदें, तो मैं ये कहा जाएगा कि मैं एक प्रपोजल दे रहा हूं, मैं एक ऑफर दे रहा हूं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस क्या होता है? एज पर सेक्शन 2B, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted।
A proposal when accepted becomes a promise. A proposal plus acceptance equals to promise. मैंने आपको बताया था ना, एक मैंने कहा मैं आपको गाड़ी बेचना चाहता हूं, आपने कहा हाँ मैं खरीदना चाहता हूं, ये क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया। अब फिर मैंने आपको बताया था अगली क्वेश्चन क्या थी मैथ की, रिवाइज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, अगर नोट्स बनाया उसमें देखिए। अगली क्वेश्चन है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एन अग्रीमेंट। करेक्ट। अब हम कंसिडरेशन पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे और कई सेक्शंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कंसिडरेशन से डील करते हैं, तो एक बहुत बेसिक टॉपिक है जो आप क्लियर होना चाहिए कि कंसिडरेशन आखिर है क्या। एज पर सेक्शन 2D, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, दी प्रोमिसी। अब आपको पता है कि प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है, तो मुझे वो समझाने की जरूरत नहीं है। अगर याद नहीं है वीडियो को रिवाइंड कीजिए, वापस देखिए, हु इज द प्रोमिसर, हु इज द प्रोमिसी। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. अब लग रहा होगा कि भाई दिमाग घूम गया है, क्या बताया। धीरे धीरे ब्रेक करते हैं, फिर पढ़ते हैं। वापस एक ही एग्जांपल मैं वीडियो के स्टार्टिंग से लेता आ रहा हूं, मुझे गाड़ी बेचनी है, सामने वाले को खरीदनी है, ठीक है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, हु इज द प्रोमिसर? मी, आई एम मेकिंग द प्रपोजल, सो आई एम द प्रोमिसर। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, माने आप, है ना, आप, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो आप होंगे प्रोमिसी। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing. अब आगे की लाइन पे बढ़ने से पहले, अब मैं गाड़ी ऐसे तो नहीं बेच दूंगा ना। अब दो तीन चीज हो सकती है क्या, या तो मैं कहूं कि आप मुझे पैसे देंगे तो ही मैं गाड़ी बेच पाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं कहूं कि आप अपनी दुकान से, मतलब बाटर सिस्टम तो नहीं कहूंगा, मतलब आप मेरे लिए कुछ काम करें, है ना, कि मैं आपसे कहूं कि आप मेरे घर डेली ये डिलीवर करवाएंगे, या फिर मतलब कुछ हमारा कुछ वो चल रहा है, लॉ सूट चल रहा है, तो उस पे बात हो रही है, मतलब मैं आपसे कुछ चाह रहा हूं बदले में। नेसेसरीली पैसे होना जरूरी नहीं है। कई लोगों के दिमाग में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाती है कि कंसिडरेशन इक्वल्स टू मनी। नॉट एट ऑल, कंसिडरेशन मनी नहीं है। मैं कहूं कि कि हाँ मैं आपको कार बेच दूंगा, अगर आपका मन होता है एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आपको मेरे बेटे को नौकरी पे रखना पड़ेगा, है ना, या फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, या तो वो कह दे कि हाँ मैंने ऐसा नहीं किया था तुम्हारे कहने पे, या फिर और does or abstains from doing, नहीं कर रहा हूं तुम्हारे कहने पे, और promise to do or to abstain from doing something, या मैं आगे भी ऐसा नहीं करूंगा या करूंगा तुम्हारे कहने पे। such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. अगर यहां पूरा एग्जाम्पल लेके चले, मुझे गाड़ी बेचनी है 10 लाख रुपए के लिए, आप खरीदार हैं। When at the desire of the promiser, मेरे डिजायर पे, the promisee or any other person, माने आप, has done or abstained from doing, यहां नहीं आएगा क्योंकि अभी पैसे नहीं दिए गए, और does or abstains from doing, और does आप मुझे पैसे दे रहे हैं, और promises to do or to abstain from doing something, या फिर आप मुझे पैसे बाद में देंगे, मानो ईएमआई बेसिस पे चल रहा है कुछ। such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. उम्मीद है कंसिडरेशन आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, कंसेंट क्या होता है। कंसेंट, सबसे पहले तो कंसेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम, मेरे पास दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी ए, एक गाड़ी बी। अब आपसे मैं बात कर रहा हूं कि मुझे गाड़ी बेचनी है, ठीक है, प्रपोजल है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है, ठीक है, उधर से एक्सेप्टेंस भी आ सकता है, ठीक है, सब कुछ है, पैसे भी तय हो गए हैं, कंसेंट है ना, कंसिडरेशन भी हो गया है, कंसेंट की बारी है। आपके मन में अब तक ये था कि ये अपनी गाड़ी ए बेच रहा है, लेकिन मेरे मन में था मैं तो गाड़ी बी बेच रहा हूं, हम में तो कभी डिस्कशन हुआ ही नहीं गाड़ी को लेकर। तो क्या ये कंसेंट वैलिड है? क्योंकि मैं तो गाड़ी बी बेचना चाहता हूं, आपको लग रहा है कि ये तो गाड़ी ए बेच रहा है। तो सब कुछ है, प्रपोजल है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, लेकिन जो नहीं है वो है कंसेंसस एड आइडम। तो लॉर्ड हेनन ने स्मिथ वर्सेस हगीज में कहा था दैट इट इज एसेंशियल टू द क्रिएशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ पार्टीज शुड अग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस।
क्या यहाँ सेम थिंग और सेम सेंस था? नहीं। सेम थिंग तो थी गाड़ी बेचना, सेम सेंस नहीं। आपको लगता था गाड़ी ए बेचेगा, मुझे मैं तो दिमाग में था गाड़ी बी बेचूंगा। True consent is an agreement upon the same thing in the same sense as incorporated by section 13 of the Indian Contract Act. Section 13 बताता है कि consent होता क्या है, and is at the root of every contract. True consent क्या है? Consensus ad idem. Section 13 क्या कहता है? Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. Consensus ad idem को define कर देता है एक तरीके से. This section establishes the basic requirement that for a valid contract, there must be a meeting of minds between the parties and they should agree on the same terms without any ambiguity or misunderstanding. Correct? Section 14 आते हैं. Consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. आगे की वीडियोस में हम इन टर्म्स को स्पेसिफिकली अलग अलग केस लॉज के साथ पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. So section 14 outlines the conditions for consent to be considered free. It emphasizes that for a contract to be valid, the consent of the parties must not be influenced or impaired by factors such as coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. इसी के साथ हम आ गए अपने वीडियो के अंत तक. आशा करता हूं कि आप सभी को समझ आया होगा. एक जो हमने ब्रीफ इंट्रो दिया है, आपको एसेंशियल टर्म्स बताए हैं, उम्मीद है कि आप सभी को समझ आए होंगे. कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट कीजिए. अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं आप हमें मेल कीजिए. कुछ सजेशंस हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो हमें मेल कर सकते हैं vidicverse@gmail.com पे. आप हमें इंस्टा पे रीच आउट कर सकते हैं vidicverse पे. Once again, thank you so much for watching this lecture. Keep studying and stay tuned at Vidicverse for more informative content. Thank you.